डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 5। ब्रेकिंग न्यूज। अभी अभी हमारे सूत्रों से खबर मिली है कि शहर में एक गिरोह एक्टिव हुआ है जो अनाथ आश्रम के नाम पर बच्चों का सौदा कर उन्हें विदेशों में बेच रहा है। सूत्रों से खबर मिली है पुलिस ने एक जगह से 40-50 बच्चियों को बरामद किया है, जिनकी उम्र 1 साल से लेकर 15 साल के बीच बताई जा रही है। फिलहाल हमारे संवाददाता इस बारे में पुलिस वालों से बात करने के लिए कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन पुलिस का इस बारे में फिलहाल खुलकर कुछ कहना नहीं है। आगे इस बारे में जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। और इस न्यूज़ के टेलीकास्ट होते ही दादा जान के हाथों से कॉफ़ी का कप छूट गया। उन्होंने एक झटके में टीवी के रिमोट से टीवी ऑफ किया और परेशान होते हुए अपने आप से कहा, या खुदा, ये किस तरह की खबर है? क्या हो गया है आजकल लोगों को? और अचानक दादा जान को चाहत का ख्याल आया। उन्होंने परेशान होते हुए खुद से कहा, कहीं वह बच्ची चाहत भी तो किसी खतरे में तो नहीं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रेहान ने उसे भेजा है तो सही जगह ही भेजा होगा। हम खामखा चिंता कर रहे हैं, कहकर दादा जान खुद को तसल्ली दे रहे थे, लेकिन वह इस बात से अनजान थे कि हाल के एंट्रेंस पर खड़े रेहान ने उनकी यह बात सुन ली थी। और अब गुस्से में उसकी हाथों की नसें उभर आई, नीली आंखें गुस्से से लाल और चेहरे के एक्सप्रेशन डार्क हो चुकी थी। वह बिना एक भी पल जाया किए तेजी से वहां से निकल गया और अब कुछ ही देर बाद एक डार्क रूम जहां का एटमॉस्फेयर देखकर किसी भी इंसान की रूह कांप जाए। वह कल अंधेरा कमरा जिसके बीचों बीच एक रेड कलर की मरमरी सी लाइट जल रही थी। चारों तरफ खूंखार जानवरों के स्टैच्यू लगे हुए थे। कमरे में कोल्ड टेम्परेचर और पिन ड्रॉप साइलेंस। उस कमरे के बीचों बीच एक लड़का जिसके चेहरे पर डार्क एक्सप्रेशन थे, सामने रखी एक टेबल पर एक के ऊपर दूसरा पैर रखे, एक हाथ में गन तो दूसरे में मिडिल फिंगर में पहनी एक डायमंड की रिंग जिसे वह उंगली में पहने हुए तेजी से गोल गोल घुमा रहा था। और उसकी हर एक मुंह के साथ वह और भी ज्यादा खतरनाक लग रहा था कि तभी कमरे की पिन ड्रॉप साइलेंस को चीरते हुए उसकी गरजती हुई आवाज कमरे में गूंज उठी। हम तो रोशनी, अनाथ आश्रम की इन्फो किसने निकाली थी? उस लड़के की खतरनाक आवाज सुन सामने खड़े 3 हटे कट्टे आदमी डरते हुए, सर, हमारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ठीक है, उस अनाथ आश्रम में कोई गड़बड़ नहीं। और इससे पहले वह कुछ कहता तभी एक गोली उसके सर चीरती हुई निकल जाती है और वो आदमी नीचे खून में लथपथ पड़ा हुआ था। ऐसा होते ही वहां सन्नाटा पसर जाता है। वो 2 आदमी अपनी आंखों में मौत का खौफ लिए उस लड़के को देखते हैं और अब उनका चेहरा डर के मारे पीला पड़ने लगा था, क्योंकि उनके सामने कोई और नहीं बल्कि रेहान असद अहमद खान था। उसका चेहरा काफी सख्त था और वो बस उस आदमी को अपनी डार्क नीली आंखों से घूर रहा था। उसके चेहरे के खतरनाक एक्सप्रेशन देखते ही उन दोनों आदमियों के मुंह पर पसीने की कुछ बूंदें आ गई थी कि तभी रेहान एक बार फिर अपनी गरजती हुई आवाज में बोला, यह एक वार्निंग है तुम लोगों के लिए, ताकि आगे से तुम लोग कोई भी गलती करने से पहले अपना हश्न याद रखो। रेहान असद अहमद खान को गलती और गलती करने वाले दोनों से नफरत है। क्लीन दैट ब्लडी मेस। अगर तुम लोग भी अपना ये हश्न होता हुआ नहीं देखना चाहते तो 15 मिनट है तुम लोगों के पास लिटिल रैबिट का पता लगाओ, वरना बनाए से भी दर्दनाक मौत के लिए तैयार रहना। I will give you a 15-minute go and get each and every information regarding this, otherwise you will better know what I did to you. Now back to your work. यस सर, हम जल्दी ही इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, कहकर वह दोनों लोग तेजी से बाहर की तरफ भागे। दूसरी तरफ अनाथ आश्रम में वह लेडी कॉल पर परेशान होते हुए बोली, देखो, वहाँ मामला थोड़ा बिगड़ गया है। पुलिस सब आश्रमों में छापे मार रही है। जो लड़कियों का कंजाइनमेंट कल जाना था वो आज अभी और इसी वक्त निकलेगा। निकालने की तैयारी करो, हमें ये देश छोड़कर जाना होगा। पानी का शिप रेडी करो, हम समुद्र के रास्ते जाएंगे। इतना कहकर वह औरत घबराते हुए कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। तो वहीं दूसरी तरफ खानविला नाज बेगम रूम में विहान को सुला रही थी। अचानक उन्हें घबराहट होने लगती है। या खुदा, आज हमारा दिल इतना क्यों घबरा रहा है? या खुदा, हमारी चाहत ठीक हो, उसकी हिफाजत करना। कहते हुए जहां एक तरफ वह चाहत के लिए ऊपर वाले से दुआ कर रही थी तो वहीं दूसरी तरफ अली बाबा के साथ गाड़ियों का एक काफिला अनाथ आश्रम पहुंच चुका था। वहां पहुंचते ही वो लोग चारों तरफ से आश्रम को घेर लेते हैं और आश्रम में जाते हैं तो वह औरत जिसका नाम आशा ताई था, इतने सारे लोगों को देख अचानक थोड़ा हैरान और परेशान होते हुए, कौन हो आप लोग, ऐसे कैसे अंदर आ रहे हो? तभी अली बाबा कोल्ड वॉइस में बोले, चाहत कहाँ है, जल्दी बताओ।
और चाहत का जिक्र सुनते ही वह औरत अपनी दिल की घबराहट को संभालते हुए बोली, साहब वो चाहत और बाकी बच्चियों को दूसरे अनाथ आश्रम शिफ्ट किया गया है, वो सेफ है, अगर आप उनसे मिलना चाहते हैं तो आप कल आ जाएगा। तभी एक रौबदार आवाज वहां गूंजती है, तुमने हमें समझ क्या रखा है। ये गुस्से भरी रुबाबदार आवाज सुन वह औरत कांप गई, क्योंकि यह आवाज थी ही इतनी डरावनी जो किसी के भी हाथ पैर ठंडे कर सकती थी। उस औरत ने घबराए हुए अपनी नज़र दूसरी तरफ घुमा कर देखा, जहां रेहान 5 पीस ब्लैक सूट में अपने दोनों पैंट की पॉकेट में हाथ डाले, आंखों पर ब्लैक शेड और चेहरे पर कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ जितना हैंडसम लग रहा था उससे कई ज्यादा वह डरावना लग रहा था। उसके आसपास खड़े कई सिक्योरिटी गार्ड जिनके हाथों में गन लोड थी, और वह अपनी चौकस निगाहों से बस उस औरत को ही घूर रहे थे। रेहान के आते ही वहां पेन ड्रॉप साइलेंस हो चुका था और अब रेहान धीरे धीरे किसी शेर की तरह जूते की टिकटक की आवाज के साथ आगे बढ़ता है। ब्लैक शेड के पीछे से उसकी ब्लड रेड आइस उसे औरत पर ही टिकी हुई थी, जिसके साथ हुई वह औरत घबराकर अपने कदम पीछे लेते हुए बोली, साहब वह बच्ची चाहत बिल्कुल ठीक। और इससे पहले वह आगे कुछ कहती कि तभी अचानक ही 2 सिक्योरिटी गार्ड उसके माथे पर गन पॉइंट करते हैं, जो देखते ही उस औरत की सांसें हलक में अटक गई। इसके बाद रेहान अपनी कोल्ड वॉइस में बोला, आखिरी बार पूछेंगे, अगर सच बाहर नहीं आया तो ये सारी की सारी गोली तुम्हारी खोपड़ी में उतर जाएगी। रेहान की बात सुन वह औरत अपनी आंखों में मौत का ख्वाब देख रही थी, उसके माथे से पसीने की बूंदें टपककर गालों पर बह रही थी। वह अपनी हकलाती हुई जुबान में कुछ कहने ही वाली थी जब एक गन शॉट की आवाज आती है और वो औरत रेहान के पैरों पर गिर जाती है। नहीं नहीं साहब, मुझे मत मारो, मैं बताती हूँ। अभी थोड़ी देर बाद समुद्र के रास्ते से शिप में लड़कियों को दुबई भेजा जा रहा है और उसमें चाहत भी है। वहां से उन लड़कियों को अलग अलग देश भेज दिया जाएगा। अगर आप उसे बचाना चाहते हैं तो आपके पास टाइम कम है, आधे घंटे में वो शिप निकल जाएगी। और यह सुनते ही रेहान के चेहरे के एक्सप्रेशन और भी ज्यादा डार्क हो गए। उसका चेहरा गुस्से से तमतमाने लगा। उसका दिल किया कि वह अभी और इसी वक्त इस औरत का वह हल करे कि ये दोबारा जन्म लेने से पहले 100 बार सोच, लेकिन फिलहाल उसके पास जाया करने के लिए वक्त नहीं था। वह तेजी से बाहर की तरफ भागते हुए अपने लोगों को ऑर्डर देते हुए बोला, तुम्हें अच्छे से पता है इसका क्या करना है। गार्ड्स कम ऑन क्विक, वह शिप इस शहर से बाहर नहीं जानी चाहिए। यस बॉस कहकर सभी सिक्योरिटी गार्ड खान बाबा के साथ रेहान के पीछे दौड़े, तो वहीं कुछ सिक्योरिटी गार्ड उसे औरत को घसीटते हुए वहां से ले गए। वह औरत घबरा कर चिल्लाते रही थी, पर अब शायद उसे बचाने वाला कोई नहीं था। वहीं दूसरी तरफ कुछ घंटे बाद समुद्र में बहुत सारी बोट एक शिप को फॉलो कर रही थी और दोनों तरफ से फायरिंग हो रही थी। चारों तरफ हथियार से लगे हुए सिक्योरिटी गार्ड और आसमान में उड़ रहे कुछ चौपर। ये जगह इस वक्त किसी आतंकवादी हमले और आर्मी वॉर की तरह लग रही थी। शिप पर मौजूद कुछ लोग अपने हाथों में गन लिए लगातार समुद्र में खुद को फॉलो करे, वो तो कभी हेलीकॉप्टर पर निशाना बनाने की कोशिश कर रहे थे। देखते ही देखते ये गोलियों का शोर कुछ हद तक कम हुआ और एक चॉपर शिप पर लैंड हुआ, जिसमें से रेहान 5 पीस ब्लैक सूट में काफी तेजी से बाहर निकला। इस वक्त उसके हाथ में भी एक AK-47 गन थी। कुछ ही पलों में शिप को रेहान के गार्ड ने चारों तरफ से घेर लिया था। उस शिप में बहुत सारे बड़े बड़े कंटेनर और बॉक्स थे, जिसमें से चाहत को ढूंढना इम्पॉसिबल था। चारों तरफ गोलियां चल रही थी। रेहान और उसके लोग बॉक्सेस को चेक कर रहे थे। वह चारों तरफ फैल गए दुश्मन का खत्म करने के साथ ही उन सभी की नज़र चाहत और बाकी लड़कियों को ढूंढने में लगी हुई थी। रेहान अपने दिल में गुस्से से लगभग उबलते हुए बोला, उस मासूम को कुछ नहीं होना चाहिए, नहीं तो हम इस दुनिया को आग लगा देंगे। और उसके हाथों की मुट्ठियां कस गई थी। इस वक्त रेहान की आंखों में कुछ अजीब से एक्सप्रेशन से जिसे समझना बहुत मुश्किल था। और तभी अचानक ही रेहान की नज़र एक कोने पर पड़े हुए सोने की पायल पर गई, और इसे देखते ही रेहान की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, क्योंकि उस पायल के ठीक बगल में एक आदमी की लाश पड़ी थी। इसे देखते ही रेहान झट से पंजों के बल उसके सामने बैठा और उस पायल को अपने हाथ में उठाकर वह जैसे ही खींचता है, उसका कुछ टुकड़ा उस आदमी की जेब से निकल रहा था, जिसे देखते ही उसे ख्याल आया, यह पायल तो लिटिल रैबिट। कहते हुए उसके शब्द वहीं रुक गए, क्योंकि घर से निकलते वक्त उसकी नज़र एक पल के लिए उस नन्ही परी के पैरों पर गई थी, जिसमें छम छम करती हुई पायल थी, जो नाज बेगम ने उसे पहनाया था। इस चीज़ को याद करते ही उसके आईब्रोज आपस में चढ़ गए। अगर यह पायल यहाँ है तो जरूर हमारी लिटिल रैबिट भी यहीं कहीं होगी। अब रेहान तेजी से अपनी जगह से उठा और उसी रास्ते की तरफ दौड़ पड़ा। तभी उसके कानों में एक बच्ची के रोने, चीखने और चिल्लाने की आवाज़ जाती है। ये तो लिटिल रैबिट की आवाज़ है। इतना कहकर वह आवाज़ की दिशा में दौड़ गया। उसने देखा सामने एक बड़ा सा गोदाम नजर आ रहा था, जहां एक औरत चाहत को जबरदस्ती अपने साथ खींचती हुई ले जा रही थी।
और चाहत खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए लगातार रो रही थी, लेकिन उसे औरत के चेहरे पर दया तो दूर इंसानियत का नाम और निशान नहीं था। तभी रेहान की नज़र उन दोनों की तरफ जाती है, जिसे देखते ही उसकी आंखों में खून उतर आया और वह पीछे से दहाड़ते हुए बोला, रुक जाओ, अगर इससे आगे कदम बढ़ाया तो अपने अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगी। और रेहान की गुस्से भरी आवाज़ सुन वह औरत अपने कदम और भी तेजी से बढ़ाते हुए अपने आदमियों को ऑर्डर देती है, देख क्या रहे हो, खत्म कर दो उसे। और यह ऑर्डर सुनते ही वह लोग इससे पहले रेहान पर हमला करते, रेहान एक के बाद एक उन सभी को गोलियों से भून देता है और तेजी से दौड़ते हुए चाहत के पीछे निकला। इससे पहले वह औरत चाहत को लेकर कहीं निकल पाती, एक गन शॉट की आवाज़ से वो रुक जाती है और पलट कर देखती है। रेहान वहां गन लेकर खड़ा था, जिसे देख उसे औरत की आंखों में खौफ उतर आया, लेकिन इसके बावजूद पैसों का लालच उसे इतनी हिम्मत देता है कि वह रेहान को वार्निंग देते हुए बोली, चले जाओ यहाँ से, इस लड़की को तो मैं अपने साथ हर हाल में लेकर जाऊंगी। उसे औरत की बात को सुन छोटी सी चाहत अपने सामने रेहान को उम्मीद भरी नज़र से देख रोते बिलखते बोली, लेहाल थल हमें बताइए, थोलो हमें। और मासूम चाहत को रोते हुए देख रेहान गुस्से में, तुम इसे यहाँ से तब ले जाओगी ना जब खुद यहाँ से जा पाओगी। तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि बच्ची को हमारे हवाले कर दो, वरना शैतान की कसम इतनी बुरी मौत देंगे तुम्हें कि तुम्हारी रूह कांप जाएगी। और यह सुन वह औरत एक झटके में छोटी सी चाहत को अपनी गोद में उठा लेती है और लगभग हंसते हुए बोली, हा, रोमोना नाम है मेरा और मैं मरने से नहीं डरती, अगर गलती से भी मेरे पास आने की कोशिश की तो। इतना कहकर उसने मासूम चाहत के सर पर गन रख दी और ये देखते ही रेहान के चेहरा गुस्से से तमतमाने लगा, खबरदार सोचना भी मत, वरना छोड़ दो बच्ची को। रेहान ने तुरंत उसे अपनी गन पॉइंट पर ले लिया, लेकिन वह चाहकर भी फिलहाल उस पर शूट नहीं कर सकता था, क्योंकि मासूम चाहत की जान पर बनी हुई थी। अब वह औरत स्माइल करते हुए बोली, अगर आज मेरी मौत आई है तो बचेगी तो ये भी नहीं। क्या हुआ, रुक क्यों गए, मारो मुझे, याद रखना गोली उधर से चलेगी तो एक गोली इस लड़की को भी लगेगी। रेहान कोल्ड वॉइस में बोला, देखो लास्ट वार्निंग दे रहे हैं तुम्हें, लड़की को छोड़ दो और क्या चाहिए बोलो, उसे जाने दो और यहाँ से निकल जाओ। वादा करते हैं तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अगर उसे एक खरोच भी आए तो कैसे यकीन कर लूँ तुम्हारा कि तुम लोग मुझे यहाँ से जाने दोगे। अगर बच्ची चाहिए तो पहले मुझे यहाँ से जाने दो, वरना मैं इस शूट कर दूंगी। रेहान कुछ सोचते हुए अपनी गन उपकर लेता है और बोलता है, ओके ठीक है तुम जाओ। तो वो औरत हैरान नज़रों से रेहान को देखती है कि इतनी आसानी से मुझे जाने दिया। रेहान उसे देख बोलता है, क्या सोच रही हो, जाओ ले जाओ इस लड़की को अपने साथ, ये मेरी कोई नहीं, मुझे समझ आ गया, ये लड़की सिर्फ टेंशन बढ़ाती है और कुछ नहीं, जाओ ले जाओ इसे और ऐश करो। ये कहकर रेहान पीछे पलट कर जाने लगता है और चाहत उम्मीद भरी नज़रों से उससे जाते हुए देख रही थी। नहीं लेहाल थल हमें थोलकर मत दाए, हमें नाद थाला ते पास दाना है, ए कहते हुए चाहत फूट फूट कर रो रही थी। उसकी मासूम आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, लेकिन उस औरत की आंखों में अभी भी इंसानियत का नाम और निशान नहीं था। रेहान को जाता हुआ देखा वह औरत रिलैक्स हो चुकी थी और उसकी गन फिलहाल के लिए चाहत से थोड़ी ही हटी थी, जब अचानक से एक गन शॉट होता है और चाहत की चीख निकल जाती है और वो धाम से गिर जाती है। लेकिन इससे पहले वह चाहत के साथ मुंह के बल गिर पाती, रेहान एक झटके में अपनी तेजी दिखाकर हवा की स्पीड से चाहत को हवा में ही कैच कर लेता है और गुस्से से पलटकर उस औरत को घूरता है तो वह औरत जमीन पर ढेर हो चुकी थी। उसके माथे के बीचों बीच एक गोली लगी थी। खुशकिस्मत थी जो बच्ची यहाँ थी, वरना वह रूप दिखाता तुझे अपना कि तेरे फरिश्ते भी तुझे पहचानने से इनकार कर देते हैं। आई टोल्ड यू इफ यू एवर मिस मी देन रेडी टू मीट योर डेथ, हा। इतना कहकर रेहान चाहत को लेकर वहां से निकल गया, लेकिन कोई था जो उन दोनों को खून की निगाह से देख रहा था। रेहान चाहत को गोद में लेकर गोडाउन से बाहर आता है। उस जगह को रेहान के लोगों ने अपने कंट्रोल में ले लिया था और दुश्मन लगभग खत्म हो चुके थे कि तभी रेहान को अपने कंधे पर कुछ भारीपन सा महसूस हुआ। उसने अपनी कोर नज़र घुमाकर देखा तो चाहत उसकी बाहों में बेहोश हो गई थी। ये देख उसकी भौहें चढ़ गई और वह खुले आसमान के नीचे चाहत को जल्दी से लेटा कर, पानी दो जल्दी। रेहान के ऑर्डर को सुनते ही एक सिक्योरिटी गार्ड जल्दी से उसे वाटर बोतल देता है। उसने चाहत के मुंह पर पानी के छींटे मारे, चाहत को होश आने लगा था और वो रेहान को देखकर उसके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। चाहत उस लेडी को नहीं देख पाई थी, वो गन शॉट की आवाज़ से ही बेहोश हो गई थी। रेहान चाहत को अपने सामने खड़ा कर उसे कंसोल कर रहा था, है चुप हो जाओ लिटिल रैबिट, कुछ नहीं हुआ है, तुम ठीक हो, चलो अब हम घर चलते हैं। और वो दोनों जैसे ही आगे कदम बढ़ाते हैं, एक गन शॉट की जोरदार आवाज़ उसे इलाके में गूंज उठी और अगले ही पल एपिसोड 6
दुश्मन लगभग खत्म हो चुके थे कि तभी रेहान को अपने कंधे पर कुछ भारीपन सा महसूस हुआ। उसने अपनी कोल्ड नज़र घुमाकर देखा तो चाहत उसकी बाहों में बेहोश हो गई थी। ये देख उसकी भौहें चढ़ गई और वह खुले आसमान के नीचे चाहत को जल्दी से लेटा कर पानी दो जल्दी। रेहान के ऑर्डर को सुनते ही एक सिक्योरिटी गार्ड जल्दी से उसे वाटर बोतल देता है। उसने चाहत के मुंह पर पानी के छींटे मारे। चाहत को होश आने लगा था और वो रेहान को देखकर उसके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। चाहत उस लेडी को नहीं देख पाई थी, वो गन शॉट की आवाज से ही बेहोश हो गई थी। रेहान चाहत को अपने सामने खड़ा कर उसे कंसोल कर रहा था। है चुप हो जाओ लिटिल रैबिट, कुछ नहीं हुआ है, तुम ठीक हो, चलो अब हम घर चलते हैं। और वो दोनों जैसे ही आगे कदम बढ़ाते हैं एक गन शॉट की जोरदार आवाज उसे इलाके में गूंज उठी और अगले ही पल नहीं एकदम से वहां सब शांत हो गया। आसपास सभी लोग हैरानी से रेहान और चाहत की तरफ दौड़े क्योंकि चाहत अचानक ही रेहान की बाहों में झूल गई, जिसे महसूस करते ही रेहान अपनी फटी आंखों से चाहत को देखने लगा और अगले ही पल खून की फुहार से रेहान का बदन भीगने लगा, खून से लथपथ। चाहत को देख रेहान शॉक्ड हो चुका था। उसके दिल की धड़कन नहीं मानो तो थम सी गई और अब वह जल्दी से चाहत के चेहरे को थपथपाते हुए, लिटिल रैबिट उठो उठो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। रेहान एक झटके में अपनी खून बरसाती आंखों से पलटकर जब पीछे देखता है तो उसके लोगों ने उस आदमी को पकड़ लिया था जिसने चाहत को शूट किया था। रेहान गुस्से में लगभग दहाड़ते हुए, ये मरना नहीं चाहिए, हमें ये जिंदा चाहिए। इतना कहकर वह चाहत को अपनी बाहों में लिए तेजी से चौपर की तरफ दौड़ते हुए बोला, लेट्स गो टू द हॉस्पिटल, कम ऑन फास्ट। ये बोलकर चाहत को जल्दी से चौपर में बैठा और अगले ही पल उनके हेलीकॉप्टर हवा में फ्लाई कर रहा था। इस दौरान रेहान चाहत को अपने सीने से लगाए हुए परेशान होकर बोला, तुम चिंता मत करो लिटिल रैबिट, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे, कुछ नहीं होने दूंगे तुम्हें, सुना तुमने। कुछ ही मिनटों में वह चॉपर हॉस्पिटल की टेरेस पर लैंड होता है जहां डॉक्टर की टीम पहले से ही मौजूद थी और ऑपरेशन की इमरजेंसी तैयारी हो चुकी थी। चाहत को डॉक्टर डायरेक्ट ऑपरेशन थिएटर में ले गए थे तो वही रेहान उन्हें पीछे से वार्निंग देते हुए चिल्लाकर बोला, डॉक्टर उसे कुछ नहीं होना चाहिए वरना तुम लोगों का क्या हाशर होगा, तुम सोच भी नहीं सकते। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो उसे किसी भी कीमत पर बचाओ, अंडरस्टैंड। और रेहान की डरावनी धमकी को सुन सभी डॉक्टर के हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे थे। वह सभी बिना कुछ बोले तेजी से अंदर भागे तो वही रेहान परेशानी में बाहर इधर से उधर चक्कर लगा रहा था। रेहान ने डॉक्टर को ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन दिए हुए थे कि बच्ची को कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। न जाने क्यों एक अजीब सा एहसास उसके अंदर पनप रहा था। वहीं दूसरी तरफ नाज बेगम प्लांट्स को पानी दे रही थी और तभी अचानक ही एक खूबसूरत पिंक ऑर्किड फ्लावर प्लांट झटके से गिरकर टूट गया और ऐसा होते ही नाज बेगम का दिल एक अनजाने डर से घिर गया। या खुदा, ये गमला कैसे टूट गया, ये तो हमारी चाहत का फेवरेट। नाज बेगम घबराकर प्लांट संभालने लगी जब अचानक एक सर्वेंट ने आकर उन्हें इन्फॉर्म किया, बेगम साहिबा आपके लिए हॉस्पिटल से कॉल है। हॉस्पिटल से कॉल हमारे लिए? या खुदा, सब ठीक तो है ना, कहकर नाज बेगम तेजी से हॉल में मौजूद लैंडलाइन को रिसीव करती हैं और अगले ही पल उनके मुंह से एक जोरदार चीख निकली, न ही, और वह रोते हुए धाम से गिर गई। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये सब क्या है खुदा, क्यों, आखिर क्यों, उस मासूम बच्ची पर इतना जुल्म क्यों? हमने तो तुझे उसे पर रहम करने के लिए कहा था, ये सोचकर कि इन पत्थर के घरों में रहने वाले इंसानों के दिल में रहम हो या ना हो पर तेरे पास होगा, लेकिन आज ये खबर बता रही है कि तू भी पत्थर दिल हो गया। या खुदा, उस मासूम बच्ची को इतनी तकलीफ ना दे, वह मासूम है, उस पर अपना कर्म कर दे, कहकर वह और फूट फूट पर रोने लगी। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में अफरा तफरी मची हुई थी। डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में थे और पूरी कोशिश में लगे हुए थे कि तभी एक जूनियर डॉक्टर ने सीनियर डॉक्टर से घबराते हुए कहा, सर, बच्ची की क्रिटिकल कंडीशन है, इसे बचाना मुश्किल है, इसकी पल्स गिरती जा रही है और ब्लड भी काफी लॉस हो गया है, गोली भी सीने में लगी है, इतनी कम उम्र होने के कारण इसका सरवाइव करना लगभग इम्पॉसिबल है। लेकिन अब हमें डर ये लग रहा है कि बाहर जो शख्स है वह कोई बच्चा नहीं बल्कि बच्चे के रूप में शैतान है। अगर उसे जरा भी भनक लगी तो वह हमें, आज मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, मेरे तो छोटे छोटे बच्चे हैं, पता नहीं अब क्या होगा हमारा। कहते हुए डॉक्टर के माथे से पसीने बह रहा था। डरो मत, हमें कोशिश करनी होगी, अगर अपनी जान प्यारी है तो हमें कैसे भी करके इस बच्ची को बचाना होगा। कहते हुए सीनियर डॉक्टर उसे हिम्मत देते हैं, पर सच तो ये था कि वह खुद बहुत घबराए हुए थे। वही रेहान से अब और वेट नहीं हो रहा था। इन डॉक्टर्स को इतना टाइम क्यों लग रहा है, कोई कुछ कह क्यों नहीं रहा।
रेहान अपनी ब्लड रेस जैसी नीली आंखों से ऑपरेशन थिएटर की तरफ घूरते हुए गुस्से में ऑपरेशन थिएटर की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी नाज बेगम रोती हुई आए और हैरान परेशान लड़खड़ाते शब्दों में बोली, रेहान बेटा, हमारी चाहत कहाँ है? कैसी है वह? क्या हुआ उसे? वह ठीक तो हो जाएगी ना? हमें बताओ, हमारा दिल बैठ जा रहा है। कहकर वह खुद को संभाल ही नहीं पाए और वही बैठकर रोने लगी। तभी अली बाबा आगे बढ़कर उन्हें संभालते हुए बोले, बेगम साहिबा, खुद को संभालिए, ये हॉस्पिटल है, आप इतनी कमजोर नहीं पड़ सकती। चाहत का अंदर ऑपरेशन चल रहा है, आप बस दुआ कीजिए। ऑपरेशन हमारी मासूम बच्ची का। या खुदा, उस मासूम को इतनी सी उम्र में क्या क्या देखना पड़ रहा है। तभी ऑपरेशन थिएटर का गेट खुला और डॉक्टर की टीम बाहर आई, जिन्हें देख रेहान अपनी डार्क नीली आंखों से उन्हें घूरते हुए उनकी तरफ कदम बढ़ाता है। डॉक्टर, कैसी है वह? रेहान की ठंड वॉइस सुन सीनियर डॉक्टर ने घबराते हुए कहा, सर प्लीज आप गुस्सा मत होना, दरअसल बात यह है कि बच्ची की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। हमने बहुत कोशिश की उसे बचाने की, बट हमें लगता नहीं कि हम उसे बचा पाएंगे। हर गुजरते वक्त के साथ उसकी सांसें धीमी हो रही है। अब हमारे हाथ में कुछ नहीं, सिर्फ खुदा की करिश्मा कर सकता है। और यह सुनते ही नाज बेगम ये सुनकर बेसुध सी हो जाती है। अली बाबा को भी बहुत बुरा लगता कि तभी रेहान गुस्से से दहाड़ते हुए अपनी गन निकालकर डॉक्टर के ऊपर पॉइंट कर चिल्लाते हुए बोला, डॉक्टर, माइंड योर लैंग्वेज। लगता है तुझे अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है, जो तू हमारे सामने खड़ा होकर यह बातें कह रहा है। हमने तुझे कहा बच्ची की जिंदगी बचा, तो इसका मतलब है कि उसे जीना होगा, वरना उसकी सांसों से पहले हम तुम्हारी धड़कनें रोक देंगे। रेहान, असद अहमद खान को ना सुनने की आदत नहीं है, समझा तू? क्या कहा? तेरे हाथ में कुछ नहीं है, अब सब कुछ तेरे उसे खुदा को करना है, यही ना? तो ठीक है, जब तू कुछ कर ही नहीं सकता तो बेहतर है कि तू भी उसे खुदा के पास पहुंच जाए। इतना कहकर रेहान डॉक्टर को गन शूट करने ही वाला था, जब डॉक्टर का दिल घबराहट में धड़कनों का रास्ता भूल गया। उसके माथे से पसीना बह रहा था और चेहरा पीला पड़ने लगा था कि तभी लाइफ में पहली बार आज नाज बेगम पूरी हिम्मत जुटाकर डॉक्टर और रेहान के बीच में जाकर रेहान को डॉक्टर से दूर करते हुए बोली, बस कीजिए रेहान, बस कीजिए, बंद कर दीजिए ये ड्रामा। आपका यह नाटक अब हमारी चाहत को बचा नहीं सकता। आपको डॉक्टर पर गुस्सा आ रहा है। ये सब करके आप क्या जाहिर करना चाहते हैं कि आपको उस मासूम बच्ची की चिंता है? नहीं रेहान, नहीं, ये झूठ है। सच क्या है ये हम जानते हैं। आज वह बच्ची जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह आप है, गुनहगार आप हैं। ये सब उसके साथ तो होना था, क्योंकि इस घर के लोगों के सीने में दिल नहीं पत्थर है। कुत्ता बिल्ली पाल सकते हैं, लेकिन एक मासूम फूल सी बच्ची के लिए इस बड़े से महल में जगह नहीं थी। अगर आज आप लोगों ने उस पर जरा सी दया की होती तो वह इस हालत में कभी ना होती। अरे क्या मांगा था उसने आप लोगों से? बस प्यार के 2 मीठे बोल और 2 रोटी। खाने को तो आप लोग मॉल में जाकर लाखों करोड़ों रुपए चंद घंटे में उड़ा देते हैं, लेकिन एक बच्ची के लिए चंद पैसे और प्यार आप लोगों के पास नहीं था। अरे आप लोगों को जरा भी दया नहीं आई? उस बच्ची पर कितनी उम्मीद भरी नजरों से देख रही थी वह, आपको भीख मांग रही थी, रो रही थी, लेहार सल हमें नहीं दाना, थाला हमें नहीं दाना। अपनी मीठी तोतली जुबान में वह सिर्फ चंद शब्द कह रही थी, लेकिन उसके दिल में एक उम्मीद थी कि उसकी मासूमियत भरी नजरें आप लोगों के पत्थर दिल को पिघला देगी। पर ऐसा ना हुआ। आप लोग पत्थर बने रह गए और कर दिया उसे हैवानों के हवाले। आप लोगों के आलीशान हवेली में उसकी सांसें महंगी पड़ रही थी ना? तो ठीक है, आज वह आज़ाद हो रही है अपनी जिंदगी से, और हो जाने दीजिए उसे, क्योंकि वह इसी लायक है। एक लावारिस को, एक अनाथ को कौन पूछता है इस दुनिया में? कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। डॉक्टर आप जाए यहाँ से, आपने जो भी कोशिश की उसके लिए शुक्रिया। इतना कहकर नाज बेगम फूट फूट कर रोने लगी। वही रेहान जो अब तक इन बातों को खामोशी से सुन रहा था, उसके चेहरे पर तो पहले ही काफी ज्यादा डार्क एक्सप्रेशन थे। वह अचानक ही गुस्से में वो नाज बेगम को देखते हुए बोला, बस बहुत हुआ, अगर आपका ये रोना धोना हो गया हो तो जाए यहाँ से। ऐसा कहकर रेहान ने अली बाबा की तरफ कोल्ड नजरों से देख लगभग ऑर्डर देते हुए कहा, अली बाबा, इससे पहले कि मैसेज खान को भी अस्पताल के एक बेड की जरूरत पड़ जाए, बेहतर होगा इन्हें यहाँ से ले जाएं। हम यहाँ किसी भी तरह का तमाशा नहीं चाहते। और रेहान की गुस्से भरी आवाज को सुन अली बाबा घबराते हुए आगे बढ़कर, बेगम साहिबा प्लीज हमारे साथ चलिए, यहाँ रहकर अपनी तबीयत खराब करने से बेहतर है घर रहकर आप चाहत के लिए दुआ करें। नाज बेगम रोते हुए, नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे जब तक चाहत ठीक नहीं होती। तो अली बाबा उन्हें कहते हैं, बात को समझे बेगम साहिबा, आपका यहाँ रहना रेहान सर को अच्छा नहीं लग रहा, प्लीज अपने लिए ना सही हम लोगों पर रहम करें।
आप तो जानती है ना उनका गुस्सा, वह आपको तो कुछ नहीं कहेंगे पर हम लोगों की जान पर बनाएगी। और अली बाबा की रिक्वेस्ट को सुनना चाहते हुए भी नाज बेगम हमें सर हिलाकर भारी कदमों से वहां से चली गई। दूसरी तरफ दादा जान तक ये खबर पहुंच चुकी थी कि चाहत को गोली लगी है और उन्हें इस बात का गिल्ट था कि उन्होंने चाहत के लिए गलत फैसला ले लिया था। वह दिल के बुरे नहीं थे पर अपने पोते को लेकर ज्यादा ओवर पजेसिव थे। खैर वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल के आईसीयू रूम में चाहत मशीनों से घिरी बेसुध सी लेटी हुई थी। डॉक्टर उसकी कंडीशन पर नजर रखे हुए थे। चाहत को वेंटिलेटर पर रखा हुआ था। डॉक्टर उसकी पल्स रेट चेक कर रहे थे और उन सभी के चेहरे पर घबराहट भरे एक्सप्रेशन थे। वह एक दूसरे का चेहरा देखते हुए नामे सर हिला रहे थे जैसे उन्होंने उम्मीद खो ही दी हो ये बच्ची बचेगी। और तभी रेहान रूम में आता है और डॉक्टर को देखकर आर्डिंग टोन में, एवरीबडी गेट आउट ऑफ हियर विद इन अ मिनट। और यह सुनते ही सभी डॉक्टर तेजी से बाहर की तरफ भागे। कुछ ही पलों में वहां उस रूम में सिर्फ चाहत और रेहान थे। रेहान एक गहरी नज़र चाहत को देखते हुए बोला, हम अपनी अम्मी जान को नहीं बचा सके पर तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे लिटिल रैबिट, कुछ भी नहीं। कहते हुए रेहान ने अपनी आंखें बंद की और एक झटके में अपनी आंखें खोली, जिसके बाद अचानक उस रूम में तेज हवा चलने लगी और एक झटके में सभी खिड़की दरवाजे बंद हो गए। कांच के विंडो पर कर्टन लग चुके थे। सभी सीसीटीवी कैमरे कुछ पल के लिए ब्लैंक हो गए और रूम में अंधेरा हो जाता है कि तभी एक हल्की सी रोशनी उसे कमरे में जगमगाने लगी जो रेहान से होते हुए चाहत पर गिर रही थी। इसके बाद रेहान धीरे से आगे बढ़कर अपना एक हाथ चाहत के दोनों आईब्रो के बीच में माथे पर रखता है, जिसके बाद वह अपनी आंखें बंद कर कुछ पढ़ने लगता है। कुछ ही पलों में रेहान के चेहरे पर एक अजीब सा दर्द नजर आने लगा। उसका कोल्ड चेहरा अजीब सी शिकन से घिरने लगा था। हैंडसम चेहरा तमतमाने लगा जैसे उसे बहुत दर्द हो रहा है। उस पर रेड कलर के रैशेस पड़ने लगे, माथे और हाथों की नसें फूलने लगी थी। इसके बावजूद वह अपने दर्द को बर्दाश्त करते हुए अपने काम में लगा हुआ था। और अचानक ही रेहान जोर से चीखता है, जिसके साथ ही उसकी आंखें खुल गईं और हैरत अंग्रेज तरीके से वह नीली आंखें ब्लड रेड थी। वह इस वक्त इतना डरावना लग रहा था कि अगर कोई रेहान को इस हाल में देखे तो देखते ही मर जाए। रेहान अपना हाथ चाहत के सर से हटाता है और अपनी गर्दन अजीब तरीके से चटकाने लगा कि तभी चाहत की दिल की पल्स रेट नॉर्मल हो जाती है और ये देखकर रेहान के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। फाइनली यू आर बैक लिटिल रैबिट, इतना कहकर रेहान ने अपनी आंखें दोबारा बंद की। इसके बाद वह आंखें तो नॉर्मल हो गई लेकिन वह एकदम से धाम से जमीन पर गिर बेहोश हो गया और अगले ही पल उस कमरे का एटमॉस्फेयर नॉर्मल हो चुका था। वार्ड के बाहर मौजूद अली बाबा और डॉक्टर कुछ गिरने जैसी आवाज को सुन तेजी से अंदर की तरफ गए तो सामने का नजारा देखा वह हैरान थे। चाहत की पल्स रेट नॉर्मल हो गई थी और उसके हाथों ने मूवमेंट स्टार्ट कर दी थी, लेकिन रेहान फ्लोर पर पड़ा हुआ था। डॉक्टर्स ये देखकर हैरान थे। वह जल्दी से चाहत के पास दौड़ इसका जायजा लेते हुए बोले, आई कांट बिलीव दिस, व्हाट अ मिरेकल, हाउ इज दिस पॉसिबल। ये बच्ची तो लगभग मर चुकी थी, इसकी मूवमेंट तो सचमुच एक मैजिक है। तभी उनकी नज़र रेहान पर जाती है जो नीचे बेहोश पड़ा था। अरे यह मिस्टर खान को क्या हुआ, संभालो इन्हें। तभी अली बाबा घबराते हुए बोले, डॉक्टर चेक करो क्या हुआ है इन्हें। कुछ ही पल में रेहान का ट्रीटमेंट शुरू हो चुका था। डॉक्टर उसे एग्जामिन कर कई सारे रिपोर्ट्स निकल चुके थे पर किसी भी रिपोर्ट में उसके बेहोश होने का कारण पता नहीं चला। इसके बाद अली बाबा घबराए हुए अपने आप से बोले, या खुद कहीं वही तो नहीं हुआ जिसका डर था। अगर ऐसा है तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी, हमें खान साहब को इसकी इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ खान विला में दादा जान अपने कमरे में परेशानी से इधर उधर टहल रहे थे। न जाने क्यों उनका दिल बहुत बुरी तरह घबरा रहा था। उन्हें किसी अनहोनी का आभास हो रहा था। उन्होंने परेशानी में अपने माथे के पसीने को पोंछते हुए अपने आप से कहा, या खुदा हमें ये अजीब सी बेचैनी क्यों हो रही है। हमारा रेहान ठीक तो है, हमें उसे कॉल करना चाहिए। कहकर उन्होंने जैसे ही मोबाइल फ़ोन निकालकर रेहान को कॉल करना चाहा तभी उनका मोबाइल फ़ोन रिंग करने लगा। उन्होंने फ़ोन पर फ्लैश हो रही नाम को देखा, शमशेर अली का फ़ोन। दादा जान, शेर शाह बहादुर, तुरंत कॉल रिसीव करी। हाँ बोलो शमशेर, सब ठीक तो है ना। उधर से अली बाबा घबराते हुए, जिसका डर था वही हुआ शमशेर साहब। और यह सुनते ही दादा जान के चेहरे के एक्सप्रेशन डार्क हो गए। वह गुस्से से लगभग दांत पीसते हुए, ये तुम क्या कह रहे हो शमशेर अली, तुम्हें इस बात का होश भी है। जी सर, हम जानते हैं, इसलिए तो आपको फ़ोन किया। प्लीज़ आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाए, वरना। दादा जान किसी तरह अपने गुस्से को कंट्रोल कर एक गहरी सांस लेते हुए, ठीक है हम कुछ करते हैं, तुम रेहान का ख्याल रखना। इतना कहकर वह तुरंत फ़ोन डिस्कनेक्ट करते हैं और अपनी छड़ी संभालते हुए जल्दी से किसी को कॉल करते हैं।
वहीं अस्पताल में चाहत को होश आ चुका था और उसकी कंडीशन भी पहले से काफ़ी नॉर्मल थी, लेकिन रेहान हॉस्पिटल बेड पर बेसुध लेटा हुआ था, उसे कोई होश नहीं था। अस्पताल के एक से बढ़कर एक काबिल डॉक्टर उसे ऑब्जर्वेशन में रखे हुए थे। कुछ ही देर में रेहान के कई सारे टेस्ट हो चुके थे, लेकिन बेहोशी का रीजन किसी भी रिपोर्ट में साफ नहीं था। डॉक्टर्स की टीम रेहान की कंडीशन को समझने में लगे हुए थे। वहीं नाज बेगम दोबारा हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी। उन्हें चाहत को ठीक देखकर खुश थी, बट रेहान की हालत देखकर वो दिल ही दिल में खुदा से दुआ कर रही थी। वह अब खुद को रेहान की हालत का जिम्मेदार समझ रही थी। शायद उन्होंने गुस्से में कुछ ज्यादा ही कह दिया था। वह एक माँ थी, बच्चों को तकलीफ में देखकर उन्हें भी तकलीफ होती थी। तभी दादा जान भी तेजी से हॉस्पिटल पहुंचे और सीधे रेहान के रूम की तरफ बढ़ गए। रेहान को देखते ही दादाजी एकदम से लड़खड़ा जाते हैं। इससे पहले वो गिरते उन्हें अली बाबा ने संभाल लिया था। संभाल कर आपको हिम्मत से काम लेना होगा। और अब दादा जान खान बाबा से अपना हाथ लगभग झटकते हुए, हम ठीक है, हमें सहारों की जरूरत नहीं। अगर आपने अपना काम ढंग से किया होता तो अब तक हमारे कदम भी लड़खड़ाए ना होते। शमशेर अली, क्या आप बोल रहे हैं कि हमने आपको रेहान के साथ किस लिए रखा है? देखिए, आज आपकी बेवकूफ़ी और लापरवाही के कारण क्या हुआ है। हम आपसे साफ साफ कह देते हैं, अगर हमारे रेहान को कुछ भी हुआ ना तो हमसे बड़ा कोई नहीं होगा। तुम्हें तो हम बाद में देखते हैं, पहले हमें ये बताओ कि आखिर रेहान की यह हालत हुई कैसे। दादा जान ने अपने कदम रेहान की तरफ बढ़ा दिए और उसके सिर पर हाथ रख अली बाबा की तरफ देख रुदली आवाज में बोले, हमें एक एक शब्द जानना है, शुरू से लेकर अंत तक सब। और दादा जान के गुस्से को देख अली बाबा ने घबराते हुए उन्हें शुरू से लेकर अंत तक सारी बात बता दी, जिसे सुनकर दादा जान की आंखें गहरी हो गई। उन्होंने एक ठंडी सांस लेते हुए कहा, इसका मतलब हमें जिसका डर था वही हुआ। रेहान हमारे बच्चे, तुम फिक्र न करो, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। जान है, आप हमारे और आप पर कोई भी मुसीबत आने से पहले उसे शेरशाह बहादुर खान से टकराना होगा। कहकर दादा जान एक झटके में वार्ड से बाहर निकल गए और किसी को कॉल करते हुए बोले, शेरशाह बहादुर खान बोल रहे हैं, हमें उसकी जरूरत है अभी और इसी वक्त। इस वक्त दादा जान की आवाज में एक हार्शनेस थी, जिसे सुनकर दूसरी तरफ से शख्स थोड़ा घबराए हुई बोला, इतने कम वक्त में? खान साहब, उसका मिलना बहुत। सुना नहीं तुमने, हमने कहा हमें वह चाहिए और किसी भी कीमत पर चाहिए। तुम कहाँ से अरेंज करोगे हम नहीं जानते, मुंह मांगी कीमत मिलेगी, बस अब तुम ये कैसे करोगे तुम जानो। ये कहकर दादाजी कॉल डिस्कनेक्ट कर तुरंत ही तेज कदमों के साथ वहां से निकल जाते हैं। कार में बैठकर दादा जान ड्राइवर की तरफ देख ऑर्डर देते हुए, चाबी अली को दो, गाड़ी वह ड्राइव करेगा। और यह सुनते ही अली बाबा तेजी दिखाते हुए तुरंत ही ड्राइविंग सीट पर बैठ गए और कुछ ही पल में उनकी गाड़ी हवा से बातें कर रही थी। इस वक्त जहां अली बाबा के चेहरे पर घबराहट थी तो वहीं शमशेर बहादुर खान के चेहरे पर डार्क लेकिन काफी गंभीर एक्सप्रेशन थे। उनके हाथ लगातार उनकी छड़ी के हैंडल पर फिसल रहे थे। एपिसोड 7। सुना नहीं तुमने, हमने कहा हमें वह चाहिए और किसी भी कीमत पर चाहिए। तुम कहाँ से अरेंज करोगे हम नहीं जानते, मुंह मांगी कीमत मिलेगी, बस अब तुम ये कैसे करोगे तुम जानो। ये कहकर दादाजी कॉल डिस्कनेक्ट कर तुरंत ही तेज कदमों के साथ वहां से निकल जाते हैं। कार में बैठकर दादा जान ड्राइवर की तरफ देख ऑर्डर देते हुए, चाबी अली को दो, गाड़ी वह ड्राइव करेगा। और यह सुनते ही अली बाबा तेजी दिखाते हुए तुरंत ही ड्राइविंग सीट पर बैठ गए और कुछ ही पल में उनकी गाड़ी हवा से बातें कर रही थी। इस वक्त जहां अली बाबा के चेहरे पर घबराहट थी तो वहीं शमशेर बहादुर खान के चेहरे पर डार्क लेकिन काफी गंभीर एक्सप्रेशन थे। उनके हाथ लगातार उनकी छड़ी के हैंडल पर फिसल रहे थे। अली बाबा ड्राइविंग सीट पर बैठे थे, उनके माथे से पसीने की बूंदें टपक रही थी, जैसे किसी अनहोनी होने का डर हो। वही दादा जान भी के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। उन्होंने कुछ परेशान होते हुए दिल ही दिल में अपने आप से कहा, या खुदा, जिसका डर था वही हुआ। इतिहास खुद को दोहरा रहा है, लेकिन हम अपने रेहान को कुछ नहीं होने देंगे, चाहे हमें इसकी कितनी भी बड़ी कीमत चुकानी पड़े। धीरे धीरे कार अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही थी। जैसे जैसे कार आगे बढ़ रही थी, अंधेरे का घेरा भी बढ़ता जा रहा था। कुछ ही देर में वह लोग कुछ ऐसी जगह पर आए जहां इंसान तो क्या कोई परिंदा भी दिखाई नहीं दे रहा था। ये शहर से काफी दूर सुनसान और काफी डरावनी जगह थी। इतने लंबे लंबे और घने पेड़, ऐसा लग रहा था जैसे कोई राक्षस खड़े हो। शमशान से ज्यादा खामोशी थी उस जगह पर। पेड़ों पर बैठे हुए उल्लू और पंछी जो सामान्य से बड़े लग रहे थे, जिनकी आंखें सड़क पर दौड़ रही उस गाड़ी पर ही टिकी हुई थी। यहाँ रूह तक कंपा देने वाली ठंड, तेज चल रहे हवा के झोंके और वातावरण में एक अजीब सा एहसास। इस जगह पर आते हुए अली बाबा, जो आज तक कभी किसी से नहीं डरे, वह भी अपने गालों पर बह रहे पसीने के बूंद को और माथे पर आए हुए बल को चाहकर भी छुपा नहीं पा रहे थे।
उनके हाथ अचानक ही कुछ अजीब तरीके से काम रहे थे, लेकिन इसके बावजूद उनकी नज़र और कंसंट्रेट ड्राइविंग करने पर लगा था। कुछ ही देर बाद अचानक उन्होंने गाड़ी को ब्रेक लगाया और अपनी थोड़ी कर्कश वॉइस में कहा, खान साहब। और अब जाकर दादा जान अपनी परेशानी से बाहर निकल कोल्ड वॉइस में बोले, हम अभी आते हैं, तुम हमारा यही वेट करना। दादा जान कार से निकलकर एक अंधेरी गुफा की तरफ बढ़ गए, तो वही अली बाबा अपनी बेचैन नजरों से उन्हें जाता हुआ देखते रहे। गुफा का नज़ारा अंदर से काफी डरावना था। चारों तरफ घना अंधेरा, लेकिन दीवारों पर कुछ अजीब सी मशालें और गहरी खामोशी की। तभी उसे खामोशी को चीरते हुए दादा जान अपनी कर्कश आवाज में बोले, कोई है यहाँ। इन शब्दों को कहकर दादा जान अपनी नज़र इधर उधर घुमाने लगे, जैसे मानो किसी को ढूंढ रहे हो। कि तभी अंधेरों की चीरती हुई एक रोशनी दिखती है और उसी के साथ एक लंबी चौड़ी परछाई जो शेरशाह की तरफ बढ़ रही थी। शेरशाह उसकी तरफ देखते हुए बोले, हमें वो चीज़ दे दो, हमारे पास वक्त बहुत कम है। तभी वो इंसान जिसने लाल कलर का बड़ा सा चोला पहना हुआ था, सर पर होडी जिसके कारण उसका आधा चेहरा ढका हुआ था और सिर्फ होठ ही नजर आ रहे थे, लेकिन वह दिखने में कोई आम इंसान नहीं था बल्कि कुछ जानवर की तरह नजर आ रहा था। शरीर और चेहरे पर हद से ज्यादा बोल, अजीब तरह से चमकती आंखें जो फिलहाल उस पर्दे से नजर नहीं आ रही थी। शेरशाह बहादुर की बात सुन वह अपनी अजीब सी कर्कश आवाज में बोला, कीमत चुकानी पड़ेगी और तुम अच्छे से जानते हो हमें क्या चाहिए, तो बोल दे सकते हो कीमत। शेरशाह बहादुर उसे देखते हुए बोले, जानते हैं उसकी कीमत बहुत बड़ी है, पर हमारे बच्चे की जान से बढ़कर इस शेरशाह बहादुर खान के लिए कुछ भी बड़ी नहीं। हमें मालूम है तुम्हें क्या चाहिए, और जो तुम्हें चाहिए वह हम जरूर देंगे। शेरशाह अपनी पॉकेट से एक हरा सा पत्थर जो उन्होंने काले कपड़े में छुपाया हुआ था आगे बढ़ा देते हैं, जिसे देख सामने खड़े उस लंबे चौड़े आदमी की आंखें अजीब तरीके से चमकने लगी और उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। वह एक झटके में अपना लंबा सा हाथ बढ़ाकर उसे चीज को ले लेता है और उसे देखते हुए शैतानी तरीके से जोर जोर से हंसने लगा। हा 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 हा, आखिरकार हमें यह मिल ही गया। वाह शमशेर बहादुर वाह, हम सचमुच आपसे बहुत खुश हैं। खुशी नहीं चाहिए हमें तुम्हारी, अपने बच्चे की जिंदगी चाहिए। तुम्हें जो चाहिए था हमने दे दिया, लेकिन अब हमारी चीज हमें दे दो, हमें जाना है, वक्त बहुत कम है हमारे पास। हाँ हाँ क्यों नहीं, आपने अपना वादा पूरा किया तो हम भी अपना वादा जरूर पूरा करेंगे। कहकर वह लंबा चौड़ा आदमी अपने पास से एक छोटी सी बोतल जिसमें नीला पानी था दादा जान की तरह बढ़ाते हुए बोला, ये लो शमशेर बहादुर, ले जाओ इसे और बचा लो अपनी जान को। पर याद रखना इसके बाद उसे लगातार 3 रातें अंधेरे में रहनी होगी, वरना इसका दर्द वह बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, नसें फटने लगेंगी उसकी, और बस हमें मालूम है। इतना कहकर दादा जान तुरंत वह दवाएं लेकर वहां से जाने लगे, जब वह आदमी पीछे से जोर जोर से हंसते हुए बोला, हाँ 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 हाँ, जाओ जाओ शमशेर बहादुर जाओ, आज तो बचा रहे हो उसकी जिंदगी, पर कब तक, क्योंकि किस्मत के पन्ने बदल रहे हैं, किसी की जीत तो किसी की हार, जब ये कायनात अपनी हद से पार होगी। ये कहकर वह जोर जोर से हंसते हुए हवा में गायब हो जाता है। और उसकी बात सुन शेरशाह बहादुर खान के माथे से पसीना बहाने लगा, उनका गला सूखने लगा था, जिसे वह अपने सलाइवा से तर करते हुए अपने माथे के पसीने को पोंछ एक गहरी सांस लेकर बाहर निकल जाते हैं और कार में बैठे अली बाबा को हड़बड़ाते हुए बोले, जल्दी निकलो अली, यहाँ से ये जगह सेफ नहीं है, वह आते ही होंगे। दादा जान का ऑर्डर सुनते ही अली बाबा जल्दी से हाँ में सर हिलाकर तेजी से गाड़ी को वहां से हवा में उड़ाते हुए ले गए। दूसरी तरफ चाहत की कंडीशन अब स्टेबल हो चुकी थी और चाहत ने होश में आते ही रेहान के बारे में पूछा था, बटनाज बेगम ने उसे अपनी बातों में बहला लिया था। वही थोड़ी ही देर बाद दादा जान हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। इस वक्त हॉस्पिटल में सिर्फ रेहान के गार्ड ही फैले हुए थे, क्योंकि डॉक्टर को ट्रीटमेंट के लिए फिलहाल मना कर दिया गया था। यह ऑर्डर सुनते ही डॉक्टर काफी हैरान थे, लेकिन खान परिवार से कोई भी कुछ भी सवाल नहीं पूछ सकता था, इसलिए फिलहाल रेहान का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं हो रहा था। दादा जान जैसे ही रूम में आए, सामने का नजारा देख उनकी आंखों में दर्द उतर आया, क्योंकि उनका लाडला, उनकी जान रेहान बेसुध हॉस्पिटल के बेड पर लेटा हुआ था। अब दादा जान अली बाबा की तरफ देख आंखों से कुछ इशारा करते हैं, जिसका मतलब समझ अली बाबा तुरंत सिक्योरिटी गार्ड को उस पूरे एरिया से हटा देते हैं। और अभी दादा जान कमरे का दरवाजा बंद कर रेहान के पास आकर बैठे, उन्होंने तुरंत अपनी पॉकेट से वह छोटी सी बोतल जिसमें नीले कलर का कोई लिक्विड था जो काफी अजीब तरीके से चमक रहा था, दादाजी ने वक्त न गवाते हुए उसे रेहान के मुंह को हल्का सा खोल पिला देते हैं। तभी एक अजीब सी रोशनी उस पूरे कमरे में फैल गई, जिसकी चमक को दादा जान की आंखें भी बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी कमरे में अचानक तेज हवाएं चलने लगी,
जो इतनी तेज आंधी की तरह थी जिससे कमरे का लगभग हर सामान, बड़े बड़े लोहे से बनी मेडिकल इंस्ट्रूमेंट भी हवा में उड़ने लगे। अचानक ही वहां लाइट चली गई और दादाजी का दिल घबराने लगा। उन्हें वहां खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा था। उन्होंने बड़ी मुश्किल से एक पिलर को पकड़ लिया और घबराते हुए दिल ही दिल में कहा, या खुदा हमारे रेहान की जिंदगी बख्श दे। कुछ देर बाद वह रोशनी अचानक ही गायब हो गई और कमरे का माहौल भी शांत हो गया। सभी चीजें वापस अपनी जगह पर थी। इसके बाद दादा जान पिलर को छोड़ जल्दी से रेहान के पास आए और बेचैन नजरों से उसे देखने लगे। तभी रेहान हल्के हल्के मूवमेंट करने लगता है और एक झटके से उसकी आंखें खुल गईं, जो ब्लड रेड थी, जिसे देखकर दादाजी भी एक सेकंड के लिए डर गई। लेकिन अगले ही पल उनके चेहरे पर एक स्माइल आई। वह मुस्कुराते हुए रेहान के चेहरे को अपने हाथों में थामने ही वाले थे जब रेहान अपनी कोल्ड वॉइस में बोला, दादा जान यहाँ से जाए। रेहान की आवाज़ इस वक्त बहुत खतरनाक लग रही थी, जिसे सुनते ही दादा जान बिना कुछ बोल रूम से बाहर चले गए और वार्ड से बाहर आते ही उनके सामने अली बाबा थे, जिन्हें देख दादा जान अपनी कमांडिंग टोन में बोले, ध्यान रहे अली, किसी को शक न हो कि रेहान को होश कैसे आया। आप चिंता न करें शेरशाह साहब, सब कुछ पहले से ही प्लान है। ये सुन दादा जान के चेहरे पर कुछ पल के लिए खामोशी आई। वहीं दूसरी तरफ रेहान के रूम में रेहान ने अपने गुस्से में पूरे रूम को तहस नहस कर दिया, क्योंकि उसे अपनी बॉडी में अजीब सा फील हो रहा था, जैसे उसके अंदर ज्वालामुखी जल रहा हो। वह दर्द से तड़प रहा था। उसकी तकलीफ उसके बर्दाश्त के पार थी। हाथों की मुट्ठियां कसी हुई और बदन के लगभग हर नस उभर कर बाहर आ रहे थे। माथे पर अजीब तरह के ब्लड रेस नजर आ रहे थे। पूरी बॉडी रेड कलर के निशानों से भरी हुई थी। वह दांत पीसते हुए जोर जोर से चीख रहा था और अचानक ही एक भयंकर चीख के साथ आ माहौल एकदम शांत हो गया और रेहान एकदम से जमीन पर धराशायी हो गया। उसके अंदर अब हिलने की भी ताकत नहीं थी। तो वही कमरे से बाहर दादा जान उसकी चीखों को सुन परेशान हो रहे थे, लेकिन उनके अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई। कुछ देर बाद जब उन्हें शोर आना बंद हुआ, उन्होंने परेशान होते हुए कहा, सब कुछ खामोश हो गया, क्या वह ठीक होगा? या खुदा, ये कैसी मुसीबत है? वही रेहान, जो कि फर्श पर बेसोध सा पड़ा हुआ था, परेशान होकर अपने आप से बोला, आखिर यह क्या हो रहा है हमारे साथ? आखिर यह कैसी पावर है? क्या हो जाता है कभी कभी हमें? दादा जान ठीक से हमें कुछ बताते भी नहीं। हमारे 10 साल के होने पर हमारी लाइफ में कुछ तो चेंज आया था, लेकिन क्या? हमें इसकी जड़ तक पहुंचना होगा। रेहान इन बातों को सोच ही रहा था जब अचानक ही उसकी आंखें एक बार फिर नीले कलर से बदलकर रेड कलर की हो गई और वह अजीब तरीके से चमक रही थी। इसके बाद रेहान के होठों पर एक अजीब सी मिस्टीरियस स्माइल थी। वह अपनी गर्दन टेढ़ी कर अजीब सी स्माइल देते हुए रूम की विंडो से कूदकर बाहर निकल जाता है। वही चाहत की कंडीशन पहले से बहुत बेहतर हो गई थी। हालांकि उसे सीने में चोट लगी थी, इसलिए वह अभी हिल डुल नहीं सकती थी, लेकिन उसकी आंखें खुल चुकी थी। रेहान चाहत से मिलने हॉस्पिटल आया हुआ था। रेहान ये जानकर खुश था कि चाहत वापस आ गई है। वो दोनों साथ में खेल सकते थे। रेहान को बताया गया था चाहत का एक्सीडेंट हुआ है, इसलिए उसे चोट लगी है, जिसे वह छोटा सा बच्चा भी समझ सकता था। वह दोनों फिलहाल धीमे धीमे एक दूसरे से बातें कर रहे थे और मस्ती मजाक कर रहे थे कि घर जाकर वह दोनों कौन कौन सा खेल खेलेंगे। नाज बेगम उन दोनों को साथ में देख खुश हो थी। दिल ही दिल में दुआ कर रही थी कि चाहत अब कहीं नहीं जाए, उन्हीं के साथ रहे। तो वहीं अब उन्हें रेहान की भी चिंता थी। वह रेहान से मिलने जाना चाहती थी, पर फिलहाल उन्हें जाने नहीं दिया गया। वही दादा जान, जब काफी देर तक रेहान के वार्ड में कोई आहट नहीं सुनते तो हिम्मत कर अंदर जाकर देखते हैं और अगले ही पल सामने का नजारा देखकर उनकी आंखें फैल गई, क्योंकि यह पूरा कमरा तहस नहीं है सो गया था। तो वही रेहान का कहीं अता पता नहीं था। वह घबराए हुए रेहान को ढूंढ ही रहे थे जब उनकी नज़र विंडो पर गई और वह जल्दी से परेशान होकर विंडो से झांक कर देखते हैं तो उनका दिल धक से बैठ गया, क्योंकि इस वक्त वह लोग अस्पताल के 80 माले की बिल्डिंग पर थे। ये देश का सबसे बड़ा और आलीशान हॉस्पिटल था। इतने ऊंचाई से सिर्फ एक विंडो से जाना किसी भी आम इंसान के लिए इम्पॉसिबल था, लेकिन शायद रेहान के लिए नहीं। दादा जान घबराए हुए जल्दी से बाहर निकल अली बाबा को इन्फॉर्म करते हैं, अली अली जल्दी यहाँ आओ। जी खान साहब, आपने हमें बुलाया। अली, बहुत गड़बड़ हो गई है, रेहान यहाँ से भाग चुके हैं। हमें जल्द से जल्द सवेरा होने से पहले उन्हें ढूंढना होगा। आने वाली 3 बातें उन पर बहुत भारी हैं। उन्हें सूरज और चांद दोनों की रोशनी से बचना होगा। जाओ और जल्दी उन्हें ढूंढो किसी भी कीमत पर, और सबसे पहले यहाँ का मामला हैंडल करो। किसी को भी शक ना हो कि रेहान यहाँ से गायब है, वरना 100 सवाल खड़े हो जाएंगे। आप चिंता ना करें खान साहब, हम देखते हैं। इतना कहकर अली बाबा ने किसी को कॉल किया। जैसा समझाया था वैसा करो फास्ट।
थोड़ी ही देर बाद अस्पताल में एक डॉक्टर की टीम आई, जिन्होंने एक डमी को स्ट्रेचर पर लिटाकर तेजी से वहां से ले जाते हुए बताया कि रेहान को बेहतर ट्रीटमेंट के लिए किसी दूसरे अस्पताल में एडमिट किया जा रहा है। और यह सुनकर सभी डॉक्टर हैरान थे, क्योंकि फिलहाल इस शहर में इस अस्पताल से बड़ा कोई हॉस्पिटल नहीं था। सवाल तो 100 थे, लेकिन पूछने की हिम्मत किसी में नहीं थी। अब सबको यही लग रहा था कि रेहान खान का ट्रीटमेंट अब दूसरे अस्पताल में होगा। ये बात जब नाज बेगम को पता चली, उन्हें रेहान के लिए बहुत बुरा लगा। उन्हें रेहान की काफ़ी फिक्र हो रही थी, आखिर वह एक माँ थी, लेकिन फिलहाल वह कुछ कर नहीं सकती थी। नाज बेगम एक नॉर्मल इंसान थी, शायद उन्हें यहाँ जो भी चल रहा है उसके बारे में पता ही नहीं था। वहीं दूसरी तरफ फिलहाल अस्पताल की प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी थी, तो वहीं अब अली बाबा की टीम रेहान को जंगलों में ढूंढ रही थी, क्योंकि फिलहाल रेहान की जो कंडीशन थी वह उन्हें जंगल में ही मिल सकता था। वहीं दादा जान घर में परेशान घूम रहे थे, तभी उन्हें कुछ आहट सुनाई देती है। वह जल्दी से रेहान के कमरे की तरफ गए। तुम्हारे रेहान को बिस्तर पर सोया हुआ देख पूरी तरह हैरान थे। रेहान बिस्तर पर दर्द से करवट बदल रहा था और उसे इस तरह देख दादा जान की आंखों में आंसू आ गए थे, पर फिलहाल वह रेहान की कोई मदद नहीं कर सकते थे। इसलिए दरवाजा को लॉक कर खान बाबा को कॉल कर उन्हें वापस आने के लिए कहते हैं और अब नीचे हॉल में आकर सभी सर्वेंट को ऑर्डर देते हुए बोले, तुम सबकी 3 दिन की छुट्टी है और 3 दिनों तक हमें यहाँ कोई भी नजर नहीं आना चाहिए, समझे। दादा जान के अजीबोगरीब ऑर्डर को सनराइज परेशान होते हुए बोले, लेकिन खान साहब अगर हम सब छुट्टी पर चले जाएंगे तो आपका ख्याल? नाज बेगम भी यहाँ नहीं है। इतने बुरे नहीं हैं हम जो तुम लोगों की जरूरत पड़े अपना ख्याल रखने के लिए। हम खुद को मैनेज कर सकते हैं, फिलहाल जो कहा जा रहा है वह करो, जाओ यहाँ से। और अब दादा जान के ऑर्डर को सुन सभी सर्वेंट ना चाहते हुए भी वहां से चले गए। देखते ही देखते कुछ दिन बीत गए। रेहान का तकलीफ खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था और उसे तकलीफ में देखकर दादा जान का दिल दर्द से फटा जा रहा था, लेकिन वह अपने जिगर के टुकड़े को इस दर्द में देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। देखते ही देखते 5वां दिन आ चुका था और अब रेहान बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था। 5 दिन बाद सुबह का वक्त, दादा जान हॉल में परेशानी से टहल रहे थे कि तभी उन्हें अपने पीछे कुछ आहट सुनाई दी और वह बिना पीछे देख कोल्ड वॉइस में बोले, रेहान हमें आपसे बात करनी है। दादा जान की बात सुन रेहान, जो कि अभी अभी जॉगिंग करके आया था, उन्हें इग्नोर कर वहां से जाने को हुआ। जब दादा जान एक बार फिर कोल्ड वॉइस में बोले, रेहान हमने कहा हमें आपसे बात करनी है, आप हमें इस तरह इग्नोर करके नहीं जा सकते। दादा जान की आवाज में गुस्सा साफ नजर आ रहा था, जिसे समझकर रेहान एक गहरी सांस लेकर उनकी तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। आपको क्या बात करनी है हम बहुत अच्छे से जानते हैं दादा जान, लेकिन फिलहाल आप हमसे इस बार में बात नहीं करना चाहते, यही ना? रेहान आखिर आप खुद को समझते क्या है? आपका जो दिल में आएगा करेंगे क्या? इतने बड़े हो गए हैं आप कि अब आपको अपने दादा जान की ना तो परवाह है और नहीं उसे किसी भी मामले में डिस्कशन करना आप बेहतर समझते हैं। दादा जान गुस्से से रेहान को घूरते हुए दांत पीस कर बोले, यह क्या हरकत की थी आपने रेहान? क्या हम इसका कारण जान सकते हैं? एक कल की आई हुई लड़की के लिए आपने अपनी जान को खतरे में डाला। क्या एक बार भी आपको हमारा ख्याल नहीं आया? आखिर क्यों? बताइए, जवाब दीजिए। उस बच्ची का ट्रीटमेंट डॉक्टर्स कर तो रहे थे ना, फिर आपने सब जानते हुए वो कदम क्यों उठाया? रेहान दादा जान के गुस्से भरे सवालों को सुन रेहान एक गहरी सांस लेते हुए बोला, डॉक्टर ट्रीटमेंट तो हमारा भी कर रहे थे, तो आपने हमें बचाने के लिए खुद कोशिश क्यों की जा दादा जान? इसलिए ना क्योंकि आपको मालूम था कि हम जिस कंडीशन में है डॉक्टर हमें नहीं बचा सकते। ठीक उसी तरह हम भी उस बच्ची की जान बचाना चाहते थे, क्योंकि उस बच्ची की यह हालत हमारी वजह से हुई थी और हम किसी भी मासूम के खून का बोझ खुद पर लेकर जी नहीं सकते थे। लेकिन रेहान वह बच्ची, बस ज़्यादा जान बेहतर होगा, आप इसके आगे हमसे कुछ ना पूछे हैं। इतना कहकर रेहान दादाजी का हाथ चूम कर वहां से चला जाता है और दादा जान बेबसी उसे जाता हुआ देखते रह गए। बस बहुत हो गया रेहान, आपको जो करना था आप कर चुके हैं, अब हमें जो करना होगा हम करेंगे। किसी और की तरफ आपका अट्रैक्शन आपके लिए मुसीबत बन सकता है और हमारे जीते जी हम आप पर कोई भी मुसीबत नहीं आने देंगे। इतना कहकर दादा जान अपने ख्यालों में खो गए जब उसे अनजान शख्स ने कहा था, किस्मत के पन्ने बदलने वाले हैं, किसी की हार तो किसी की जीत होगी। इन बातों को सोच दादा जान के दिल में एक अजीब सी घबराहट थी। हम वक्त को खुद को दोहराने नहीं देंगे, किसी भी कीमत पर नहीं, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, कहकर दादा जान की आंखों में एक अजीब सी घबराहट लेकिन डिटर्मिनेशन थी। तो वही देखते ही देखते 1 हफ्ते का वक्त गुजर गया। इन 1 हफ्तों में रेहान एक बार भी चाहत से मिलने नहीं आया
और चाहत की मासूम नजरें न जाने क्यों अपने रेहान सर को हर दिन ढूंढती थी। वह भले ही नाज बेगम के प्यार और रेहान के साथ के कारण रिकवर कर रही थी, उसका दिन गुजर रहा था, लेकिन इसके बावजूद एक अजीब सा अट्रैक्शन था जो उस मासूम बच्ची को अपने रेहान सर से होता था। वह चाहती थी कि वह उसे देखने आए, लेकिन न जाने क्यों उसे जिसका इंतजार था वह आया ही नहीं। हालांकि रेहान को उसकी पल पल की खबर थी। एक हफ्ते बाद चाहत आज बहुत खुश थी, क्योंकि आज उसे अस्पताल से डिस्चार्ज मिल रहा था और अब वह वापस विला जा रही थी, जहां वो अपने रेहान थल से मिलेगी। उसकी एक्साइटमेंट उसकी आंखों में ही नजर आ रही थी। वह एक बार फिर अपनी मीठी और तोतली जुबान में नाज बेगम से बोली, नाज थाला, आज हम बहुत हैप्पी है। हम घर दाएंगे, विहाल भाई और रेहान थल से मिलेंगे। यिप्पी और जोर जोर से उछल उछल के तालियां बजाने को हुई जब अचानक ही आए की आवाज के साथ वह दर्द से लड़खड़ा कर गिरने वाली थी। वह मासूम बच्ची इस बात को भूल ही गई थी कि अभी सीने में गोली लगने के कारण उसके जख्म ताज़ा ही है, जहां उसे बहुत ही ज्यादा बैंडेज हुए थे। हालांकि एक अजीब सी शक्ति के कारण वह काफी फास्ट तरीके से रिकवर कर रही थी। वैसे तो डॉक्टर भी उसकी रिकवरी को देखकर काफी हैरान थे, क्योंकि जिस तरह से उसे चोट लगी थी और वह जिंदगी और मौत के बीच झूली हुई थी। 1 महीने से पहले उसका बिस्तर पर उठकर बैठना भी मुश्किल था, क्योंकि वह अभी सिर्फ 3 साल की थी। लेकिन बाद में ये सोचकर कि शायद उसकी इम्यूनिटी पावर अच्छी होगी, सभी ने इस बात को थोड़ा सा इग्नोर किया। अचानक चाहत को दर्द से सीसकते हुए देख नाज बेगम मुझे संभालते हुए, अरे अरे मेरी गुड़िया, आराम से बेटा, आपको मना किया था ना, ज्यादा उछलना कूदना नहीं, देखो दर्द हो रहा है ना, दिखाओ हमें। नाज बेगम की आंखों में परेशानी देख चाहत अपने चेहरे पर क्यूट सी स्माइल लिए अचानक की नाज बेगम के गाल पर किस करते हुए बोली, ही हम तो खेल रहे थे थाला, आप बहुत क्यूट हो। चाहत के अचानक इस हरकत पर नाज बेगम उसे आंख दिखाते हुए बोली, मम लेकिन आप बहुत शरारती हो रहे हो शैतान की नानी। नाज बेगम प्यार से चाहत की छोटी सी नाक खींचते हुए बोली, हमारी बात ध्यान से सुनो छोटा खरगोश, घर जाकर ज्यादा उछलना कूदना नहीं, ठीक है, वरना हम आपके घर नहीं ले जाएंगे। तभी चाहत एकदम से बोलती है, नहीं नाज थाला, हम अच्छे बच्चों की तरह चुप बैठे दे, सलालत नहीं करेंगे। नाज बेगम प्यार से उसके माथे पर किस करके, गुड मेरी प्यारी गुड़िया। तभी डोर नॉक होता है और बाहर से आवाज आती है, मैम हम रेडी है, सारे प्रोसीजर कंप्लीट हो चुके हैं, हमें घर के लिए निकलना होगा। ठीक है, आप लोग बाहर हमारा वेट कीजिए, हम आते हैं। चलो चाहत अब घर चलते हैं। इतना कहकर नाज बेगम चाहत की व्हीलचेयर को धक्का देते हुए रूम से बाहर आए और कुछ ही देर में वह लोग गाड़ी में बैठकर घर के लिए निकल गए। वहीं दूसरी तरफ डाइनिंग टेबल पर रेहान और दादा जान ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तभी दादा जान रेहान से बोले, रेहान आज आप इतना लेट ब्रेकफास्ट क्यों कर रहे हैं? आपकी तो आज ऑनलाइन क्लास थी, सुना है बहुत जल्द आपके एग्जाम्स। और इससे पहले दादा जान आगे कुछ कहते हैं, हम एग्जाम आने वाले हैं दादा जान, उसी की तैयारी के लिए छुट्टी की है, कुछ प्रोजेक्ट रह गए हैं उसे कंप्लीट करना है, तो सोचा क्लास रहने ही देते हैं। रेहान की बात को सुनकर दादा जान बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं थे, क्योंकि उनका रेहान इस तरह का था ही नहीं कि एक चीज़ को संभालने के लिए दूसरों को पोस्टपोन करे। खास तौर से अपनी एजुकेशन वह समझ चुके थे, वह झूठ बोल रहा है और कहीं ना कहीं वह इसका कारण भी जानते थे। उनकी आंखों में एक बार फिर एक अजीब सी बेचैनी थी, लेकिन फिलहाल वह दांत पीसने के अलावा कुछ नहीं कर पाए। वही खाना खाते हुए रेहान की तिरछी नज़र बार बार दरवाजे की तरफ जा रही थी, क्योंकि उसे शायद किसी के आने का इंतजार था और अगले ही पल उनके कानों में गाड़ी के होने की आवाज़ आई। खुशी से चहक रहे रेहान की आवाज़ जिसे सुनते ही रेहान की आंखें एक बार फिर नॉर्मल हो गई। वह खुद को कंफर्टेबल दिखाने की कोशिश कर रहा था और दादा जान उसके चेहरे के हर एक बनते बिगड़ते एक्सप्रेशन को नोटिस कर रहे थे। आखिर वह उसके दादा जान थे, उन्हें धोखा देना इतना आसान तो नहीं था। कि तभी नाज बेगम चाहत की व्हीलचेयर को धोखा देते हुए हॉल के अंदर कदम रखते ही वाली थी, जब छोटी सी चाहत की खिलखिलाती आवाज उसके कानों में गई, नाज थाला हम लोग घर आ दे, ही। और इस आवाज को सुनते ही रहन, जो कि अब तक अपनी तिरछी निगाहों से दरवाजे की तरफ ही देख रहा था, चाहत के हॉल में एंटर करते ही अपनी जगह से उठकर वहां से जा चुका था। वही चाहत जिसने रेहान की एक छोटी सी झलक देख ली थी, अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लिए खिलखिलाते हुए बोली, रेहान थल हम आ गए। उस मासूम बच्ची की मीठी सी आवाज़ सुन जहां सभी सर्वेंट और नाज बेगम के चेहरे पर स्माइल आ गई, तो वही रेहान ने उसे पलटकर भी नहीं देखा और तेजी से वहां से चला गया। उसे जाते हुए देखा चाहत के चेहरे पर वह प्यारी सी मुस्कान गायब हो चुकी थी और चेहरा मायूस हो गया था। वह अपने निचले होठों को बाहर निकाल न आंखों से नाज बेगम की तरफ देखने लगी। क्या रेहान थर हमते नालाद है थाला, उन्हें ताहत को दैतकल अत्था नहीं लदा।
छोटी सी चाहत के मासूम सवाल को सुन नाज बेगम, जिन्हें अब उसके लिए बुरा लग रहा था, होठों पर प्यारी सी स्माइल ली उसके चेहरे को हाथों में थाम बोली, नहीं चाहत, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। वह आपके रेहान सर को ना बहुत जरूरी काम है तो इसलिए वह चले गए। आप उनसे अब बाद में बात कर लेना, पहले अंदर चलो। हमने आपके लिए खूबसूरत अच्छे अच्छे फ्रॉक खरीदे हैं, हम आपको दिखाएंगे। ठीक है। और यह सुनकर छोटी सी चाहत धीरे से हाँ में सर हिला देती है। नाज बेगम और चाहत ने दादाजी को सलाम किया। दादाजी ने चाहत को एक नज़र देखा और नाज बेगम से कहा, जाओ इसे रूम में ले जाओ और आराम कराओ। ये सुना आज बेगम धीरे से हाँ में सर हिलाकर चाहत को वहां से ले गई, तो वही रेहान जो वॉल के पीछे से चाहत के एक्सप्रेशन को देख रहा था, दिल ही दिल में खुद से बोला, तुम्हें हमसे दूर रहना होगा लिटिल रैबिट, हम आगे हमारे पास आओगी तो खुद को जला बैठोगी। इतना कहकर वह वहां से चला गया। एपिसोड 8। रेहान सर को ना बहुत जरूरी काम है तो इसलिए वह चले गए। आप उनसे अब बाद में बात कर लेना, पहले अंदर चलो। हमने आपके लिए खूबसूरत अच्छे अच्छे फ्रॉक खरीदे हैं, हम आपको दिखाएंगे। ठीक है। और यह सुनकर छोटी सी चाहत धीरे से हाँ में सर हिला देती है। नाज बेगम और चाहत ने दादाजी को सलाम किया। दादाजी ने चाहत को एक नज़र देखा और नाज बेगम से कहा, जाओ इसे रूम में ले जाओ और आराम कराओ। ये सुना आज बेगम धीरे से हाँ में सर हिलाकर चाहत को वहां से ले गई, तो वही रेहान जो वॉल के पीछे से चाहत के एक्सप्रेशन को देख रहा था, दिल ही दिल में खुद से बोला, तुम्हें हमसे दूर रहना होगा लिटिल रैबिट, हम आगे हमारे पास आओगी तो खुद को जला बैठोगी। इतना कहकर वह वहां से चला गया। देखते ही देखते 1 हफ्ते का वक्त और गुजर गया। इस दौरान चाहत पहले से काफी अच्छी हो चुकी थी और अब वह रेहान के साथ खेलने भी लगी थी, लेकिन इसके साथ ही वह एक बार अपने रेहान सर से मिलना चाहती थी, उससे बात करना चाहती थी, लेकिन रेहान उसे पूरी तरह इग्नोर कर रहा था। इन 1 हफ्तों में उसने चाहत से बात करना तो दूर उसके सामने बैठने से भी परहेज कर रखा था। रेहान और चाहत गार्डन में खेल रहे थे। आज मौसम बहुत अच्छा था, बारिश हो रही थी, दोनों बच्चे बारिश में खूब मस्ती कर रहे थे। तभी नाज बेगम आती है और दोनों बच्चों को बारिश में मस्ती करते हुए देख मुंह बनाते हुए, अरे चाहत रेहान, ये क्या हाल बना लिया है तुम लोगों ने अपना बेटा, बारिश हो रही है, इन्फेक्शन हो जाएगा। बस बहुत हुआ, जितना खेलना था खेल लिया आप लोगों ने, अब चलो हमारे साथ अंदर। जरा देखो आप दोनों ने अपने कपड़े खराब कर लिए, बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते आप दोनों अपना। चलो वॉशरूम हम आपको क्लीन कर देते हैं, फिर हमने गरम गरम सूप बनाया है, उसे पी लेना वरना सर्दी हो जाएगी। कहकर नाज बेगम छोटी सी चाहत को अपनी गोद में उठा लेती हैं और रेहान का हाथ पकड़ उसे अपने साथ विला के अंदर ले जाने लगी, जबकि उसकी चाहत अपनी तोतली आवाज में बोली, अले वाह नाज थाला, हमें भी थूक पीना विहाल भाई दान के थात। नाज बेगम प्यार से चाहत को देखते हुए, हाँ हाँ मेरी गुड़िया, आपके लिए भी बनाया है, भला ऐसा हो सकता है कि आपकी थला जान आपको कुछ ना दे, आप तो हमारी लाडली बिटिया है। कहकर चाहत में गम प्यार से उसके माथे पर किस कर लेती है और चाहत के चेहरे पर एक बहुत ही बड़ी सी स्माइल आ गई। उसके गालों पर पड़ने वाले डिंपल जो उसे और भी ज्यादा क्यूट बना रहे थे। मिट्टी से लथपथ चेहरा और भीगा हुआ बदन, खुले लंबे बाल और छोटी सी फ्रॉक में वह बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही थी। उसकी टिमटिमाती ही खूबसूरत नीली आंखें जो तारों की तरह चमक रही थी, वह सचमुच बहुत ही अनोखी बची थी, जो किसी का भी दिल जीत ले। नाज बेगम हाल से होते हुए चाहत को अपनी गोद में लिए हुए कमरे की तरफ जा रही थी, तो वही सभी सर्वेंट उनकी गोद में उस छोटी सी बच्ची को देख स्माइल कर रहे थे। अभी नाज बेगम रेहान की तरफ देखते हुए बोली, रेहान बेटा आप अपने कमरे में जाकर शावर ले लीजिए, हम चाहत को नहला कर लाते हैं। ओके। लेकिन अम्मी जान, हमें भी आपके हाथों से नहाना है, आप तो रोज रोज चाहत को ही अपने हाथों से नहलाती हैं। कहकर रेहान मासूम सा चेहरा बना लेता है और उसकी बात को सुन नाज बेगम प्यार से उसे समझाते हुए बोली, रेहान बेटा समझने की कोशिश करो, चाहत अभी बीमार है ना, उसे हमारी मदद की जरूरत है और आप तो हमारे समझदार बेटे हैं और बड़े भी हो गए हैं। एक आप ही तो हैं जो अपनी अम्मी जान का सबसे ज्यादा ख्याल रखते हैं बेटा। ठीक है अम्मी जान, हम जाते हैं, लेकिन एक शर्त पर आप वादा कीजिए कि आप हमें चॉकलेट मिल्कशेक देंगे। हाँ हाँ बेटा वादा करते हैं, पहले जाओ जल्दी नहा कर आओ। कहकर नाज बेगम स्माइल करती है तो छोटा सा रेहान तुरंत ही अपने कमरे में चला गया। थोड़ी ही देर में नाज बेगम चाहत को उसके कमरे में लेकर आए और बाथरूम में जाते हुए बोली, चलो अब जल्दी जल्दी नहा लो से। नाज थाला, क्या रेहान सल हमते नालाज हैं, वो हमते मिलते नहीं और बात भी नहीं करते। नाज बेगम चाहत को टॉवल में लपेटकर बाहर आते हुए, नहीं मेरी गुड़िया ऐसा कुछ नहीं है, आपके रेहान सर को बहुत काम होते हैं ना, इसलिए वो बिजी रहते हैं। ओके चलो अब आप यहाँ बैठो, हम आपको जल्दी रेडी कर दे, आपके रेहान भाईजान भी आते होंगे।
कहकर नाज बेगम चाहत को रेडी करती है और किसी सर्वेंट को कॉल कर सूप कमरे में भेजने के लिए कहती है। थोड़ी ही देर में सूप आ चुका था, तभी रेहान पीछे से, अम्मी जान हमें स्वीट कॉर्न भी चाहिए। तो नाज बेगम स्माइल करते हुए, हम जानते थे आपको यही चाहिए, इसलिए आपके लिए स्वीट कॉर्न सूप ही बनाया है। अब नाज बेगम बच्चों को खाना खिलाते हुए दिल ही दिल में रेहान और दादा जान के बारे में सोच रही थी। दरअसल उन्हें अभी भी यही डर था कि कहीं वह लोग दोबारा चाहत को कहीं और भेजने का फैसला न लेने, क्योंकि उन्हें अभी भी दादा जान की आंखों में चाहत के लिए नाखुशी जैसे एक्सप्रेशन नजर आते थे। दूसरी तरफ रेहान अपनी ऑनलाइन क्लासेज में बिजी था। क्योंकि रेहान के एग्जाम होने वाले थे, इसलिए वह ऑफिस के काम से वक्त निकाल कर अपने स्टडी रूम में बैठा अपनी क्लासेज ले रहा था। आज उसे काफ़ी ज़्यादा थकान महसूस हो रही थी, क्योंकि तबीयत खराब होने के कारण वह कुछ दिनों से अपने काम पर अच्छे से ध्यान नहीं दे पा रहा था। इतना सब कुछ एक साथ मैनेज करने से वह बच्चा थोड़ा वीक फील कर रहा था। वहीं दूसरी नीचे हॉल में शाम को हॉल में बैठे सब साथ इवनिंग स्नैक्स और चाय एंजॉय कर रहे थे। चाहत दादाजी से बात करने का एक मौका भी नहीं जाने देती थी। वह जो न जाने कब से है दादा जान को बड़े ध्यान से देख रही थी। कुछ सोचते हुए अपनी तोतली जुबान में बोली, दादा दान क्या आप भी हमारे साथ पालक चले दे, वहाँ बहुत ही मजा आता है। दादाजी रुड टोन में, नाज बेगम हमने आपसे कहा था कि इस लड़की को यहाँ रहने के तरीके बताएं कि अपने काम से काम रखें और हमसे ज़्यादा नज़दीकियाँ बढ़ाने की कोशिश ना ही करे तो बेहतर होगा। दादा जान की लगभग गुस्से भरी आवाज़ को सुन नाज बेगम थोड़ा घबराते हुए, जी बाबा जान हम समझा देंगे चाहत बेटा हम। और इससे पहले वह कुछ कह पाती न नहीं चाहत जल्दी से कान पकड़ के, थोड़ी दादा दान आप थाला को नहीं दानते, आगे से हम आप तो अपने थात पालक दाने के लिए नहीं तहेंदे। मासूम सी चाहत पप्पी फेस बनाते हुए दादा जान से कह रही थी। तो दादा जान जिनके फेस पर एक छोटी सी ना दिखने वाली स्माइल तो आए, लेकिन उन्होंने अगले ही पल उसे छुआ भी लिया। वह अपने चेहरे पर वही रूड एक्सप्रेशन लिए बोले, ठीक है आगे से ख्याल रखना, कहकर वह वहां से उठकर चले गए। वही वॉल से लगकर रेहान चाहत की सारी हरकतें देख चुका था और उसके होठों पर एक छोटी सी ना दिखने वाली मुस्कान थी। वह आया तो था नीचे हॉल में किसी जरूरी काम से, लेकिन चाहत को देख वह उसकी नज़रों से बचकर अपने रूम की तरफ चला गया। लेकिन चाहत ने उसे देख लिया था और ये देखकर उसके चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान आ गई। उसे याद आया कि रेहान ने उसे बताया था रेहान भाई जान कुछ दिनों से ऑफिस नहीं जा रहे हैं क्योंकि उन्हें बहुत काम है। चाहत रेहान के कमरे की तरफ जाने को हुई तो नाज बेगम ने उसे मना कर दिया था, ये कहकर कि रेहान की तबीयत ठीक नहीं चल रही, इसलिए वह उसे परेशान ना करे वरना वह गुस्सा हो जाएगा। और यह सुनने के बाद चाहत ने खुद को रोक लिया था, लेकिन आज उसके चेहरे की चमक कुछ और ही बयां कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ रेहान जो अभी अभी स्टडी रूम से आया था, फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद वह अपनी कमर में टावल लपेटे कमरे से बाहर आया और दूसरे टावल से गीले बालों को पोंछते हुए इंटरकॉम पर कॉल कर अपने लिए काफ़ी ऑर्डर करता है और अब वह रेडी होने में चला गया। कुछ पल बाद वह एक बार फिर अपना लैपटॉप लेकर काम करने बैठा ही था जब उसे डोर पर किसी के होने का एहसास हुआ। उसने एक नज़र गेट की तरफ देखा तो उसे दरवाजे के नीचे से आ रहा एक पेपर नजर आया, जिसे देख वह थोड़ा कन्फ्यूज हुआ। अपने लैपटॉप को साइड में रख वह उसे पेपर को उठाता है। यह क्या है? रेहान ने जैसे ही पेपर को खोलकर देखा तो हैरान हुआ, क्योंकि पेपर पर एक क्यूट सा स्माइली बना हुआ था, ग्रिन और एक छोटे छोटे पंजों के निशान, हैंड वेविंग, जो शायद गलती से पेंटिंग करने वाले के हाथों से लग गए थे। उन छोटी उंगलियों को रेहान ने देखते ही पहचान लिया और अब उसके चेहरे पर ना चाहते हुए भी एक क्यूट सी स्माइल आ गई। नोट अगेन ये बदमाश लड़की। रेहान अभी उसे पेपर को देख उसे फोड़कर वापस कमरे में जाने लगा जब किसी ने उसके दरवाजे को नॉक किया और यह सोचकर कि उसकी कॉपी आई होगी वह दरवाजा खोलता है, लेकिन वह देखकर हैरान हुआ जब दरवाजे पर कोई नहीं था। अब ये सोचकर कि यह चाहत या विहान की कोई शरारत होगी उसे गुस्सा आने लगा। ये बच्चे सचमुच हमारा सर खा जाएंगे। रेहान मुंह बनाते हुए वापस दरवाजा बंद करने को हुआ जब अचानक उसकी नज़र फर्श पर रखे हुए एक पिंक रोज फ्लावर और एक चॉकलेट गई। इसे देख वह कंफ्यूजन से अपना चेहरा बाहर निकाल इधर उधर देखने लगा, पर उसे कॉरिडोर में कोई भी नजर नहीं आया। तो रेहान वह चॉकलेट और फ्लावर उठाकर जैसे ही सामने देखा है उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती है, क्योंकि रेहान के कमरे से कुछ ही दूरी पर कॉरिडोर में चाहत एक कॉर्नर पर बड़े बड़े डेकोरेटिव प्लांट्स के पीछे छुपी हुई थी और उसके ठीक पीछे दीवार पर एक बहुत ही बड़ी और आलीशान पेंटिंग थी जो दिखने में ही काफी हैवी लग रही थी। कांच के फ्रेम से बनी हुई वह हैवी पेंटिंग अचानक की चाहत के ऊपर गिरने लगी, तो वही चाहत आने वाले खतरे से अनजान स्माइल करते हुए फ्लावर वास के बीच में डूबक कर बैठी थी जब अचानक की रेहान की जोरदार सीखने की आवाज आई, लिटिल रैबिट।
अचानक ही रेहान की लगभग दहाड़ती हुई थी आवाज़ सुन चाहत घबरा कर उसे अच्छी रही थी कि तभी उसे अपने ऊपर कुछ अजीब सा एहसास हुआ और वह ऊपर नज़र किए डर के मारे वही फ्रीज हो गई। वो हिल भी नहीं पा रही थी। उसने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर अपना सिर झुका लिया और अपने हाथों से खुद को कवर किया। आ लेहाल सल की आवाज़ के साथ वह डर सहमी से कुछ पल के लिए अपनी जगह पर पड़ी हुई थी। उसका नन्हा सा दिल जोरों से धड़क रहा था, माथे पर पसीने की बूंदें और कांपता हुआ बदन। वह कुछ देर तक तो तकलीफ के एहसास को महसूस करने के लिए तैयार थी, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि उसे चोट नहीं लगी, वह हैरानी से अपनी आंखें खोलकर उठाकर सामने देखती है तो हैरान रह जाती है, क्योंकि रेहान ने उस बड़ी सी पेंटिंग को अपने हाथों से हवा में ही रोक दिया था और उसे दूसरी साइड फेंक दिया। ये सब इतना जल्दी हुआ कि चाहत को कुछ भी समझ नहीं आया और वह छोटी बच्ची कुछ पल हैरानी के बाद अचानक ही खुश होकर जोर जोर से ताली बजाने लगी। ये लेहाल थल सुपल हीलो, लेहान थल सुपल हीलो। वह जोर जोर से चिल्ला ही रही थी जब रेहान जल्दी से दौड़कर उसे अपनी सीने से लगा लेता है और उसके मुंह पर हाथ रख आंखें दिखाते हुए, सख्त शोर नहीं करो, शांत, तुम चलो हमारे साथ। रेहान जल्दी से उसे अपने कमरे में लाया और दरवाजा बंद कर उसे बिस्तर पर बिठाते हुए, तुम ठीक तो हो, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? क्या बदमाशी करती रहती हो लिटिल रैबिट? कहकर रेहान परेशान होते हुए उसके कंधे पकड़ उसे ठीक से देखने लगा कि तभी मासूम चाहत हैरानी से उसे देखते हुए बोली, आपने वो कहते तैया लेहान थल, हमें भी तैथाओ ना, आप तो तुपल हीरो है। मैंने लेहान थल सुपर हीरो है, मैंने लेहान थल सुपर हीरो है। हम विहाल भाई दान तो बता तरफ आते हैं, नास थाला तो भी। और इससे पहले वह बच्ची आगे कुछ कहती, रेहान एक झटके में उसके होठों पर हाथ रख आंखें दिखाते हुए बोला, शश लिटिल रैबिट, खबरदार, किसी से कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। सुनो, ये बात तुम्हारे और हमारे बीच रहनी चाहिए, ठीक है? लेकिन लेहान थल, कुछ लेकिन वेकिन नहीं लिटिल रैबिट, देखो अगर तुमने यह बात किसी को बताई तो दादा जान तुम्हें इस घर से निकाल देंगे, समझी? और हम भी तुम्हें वापस नहीं ला पाएंगे, इसलिए यह बात किसी को मत बताना, आए बात समझ में? और रेहान की धमकी का सुन वह मासूम बच्ची अपनी टिमटिमाती मासूम आंखों से उसे देखने लगी, फिर कुछ सोच बोली, ठीक है, हम नहीं बताए दे, लेकिन फिर तो दादा दान हमें घर से बाहर नहीं निकालेंगे ना? रेहान थर, हमें आप लोगों को छोड़कर कहीं नहीं दाना, नाज थाला के पास रहना है आपके पास और बेहाल भाई दान। ओके ओके ठीक है, अब कुछ मत कहो, हम समझ गए। अगर तुम हमारी यह बात किसी को नहीं बताओगी तो हम वादा करते हैं तुम्हें इस घर से कोई जाने के लिए नहीं कहेगा, ठीक है? हम गुड गर्ल, अब जाओ अपने कमरे में खेली, और हाँ याद रखना। रेहान अपनी 2 उंगली से होठों पर एक साइड से दूसरी साइड तक निशान खींचता है और एक जीप जैसा एक्ट करता है, जिसका मतलब हमारी चाहत समझ चुकी थी। वह चुपचाप बैठ से उतरकर वहां से जाने लगी कि तभी ना जाने क्या सोचकर वह पलटकर रेहान की तरफ देखती है और चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान लिए बोली, लेहान थल, क्या आज से हम आप तो सुपर हीरो तह सकते हैं प्लीज? सुपर हीरो? लेकिन हाँ तह सकते हैं, कहकर चाहत रेहान की बात सुने बिना ही उछलते कूदते वहां से भाग गई। अरे लेकिन सुनो तो लिटिल रैबिट, नोट अगेन ये लड़की। रेहान फ्रस्ट्रेटेड होते हुए अपने बालों में हाथ फेर रहा था। अब उसे यही डर था कि कहीं वह मासूम लड़की अपना मुंह कहीं ना खोल दे। आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और हमारे चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। धन्यवाद।